आप देख रहे हैं ये दिल लगी भाग 4। नाश्ते के टेबल पर रोज की तरह सभी हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, लेकिन हर रोज तपस्या का खिला रहने वाला चेहरा आज मुरझाया हुआ था। ये बात अवधेश के मम्मी पापा दोनों की नजरों से छुपी ना रह सकी। क्या बात है बहू, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। फिर बेटा तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ बात हुई है क्या तुम दोनों में? तपस्या की सास ने पूछा। सुनकर अवधेश का दिल धड़कने लगा। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं, आज रात को नींद अच्छे से नहीं आई बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझी। तपस्या की सास उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। अपनी सास के कहने का मतलब समझ तो तपस्या गई थी, लेकिन उसका मन इस समय ना हंसने का था ना मुस्कुराने का। फिर भी अपनी सास का मन रखने के लिए बस वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बहू तो थोड़ी देर से उठ जाती, काम के लिए तो इतने लोग हैं घर में, लेकिन तुम मानती ही नहीं। तपस्या के ससुर उसकी तरफ देखते हुए बोले। बस पापा जी, जल्दी उठने की आदत है, चाहकर भी देर तक सो नहीं पाती हो पापा जी। मैंने पहले भी कहा था, मुझे अपने परिवार को अपने हाथों से बनाना खिलाना अच्छा लगता है। तू कभी नहीं मानेगी बहू, रायचंद जी मुस्कुराते हुए बोले। मम्मी जी, अगर आप कहें तो आज मैं अपनी मम्मी के यहाँ थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ, बड़ा मन कर रहा है उनसे मिलने का। हाँ हाँ बहू, इसमें पूछने की भला कौन सी बात है। वैसे भी आज संडे है, अवधेश घर पर है, उसे भी साथ ले जाओ, रायचंद जी ने कहा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अवधेश का भला वहाँ क्या काम, माँ बेटी की 100 बातें, उसमें भला ये क्या करेगा? अवधेश की मम्मी उनकी तरफ देख मुंह बनाते हुए बोली। मुझे तो तुम औरतों की बातें समझ ही नहीं आती। कभी कहती हो कि हमें अकेले मायके भेज देते हो, कभी कहती हो कि वहाँ तुम्हारा क्या काम। बताओ ये पति बेचारा क्या करे? रायचंद जी हंसते हुए बोले। उनकी बात सुन सभी मुस्कुरा दी। तपस्या को अचानक आया देख उसकी मम्मी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। तपस्या, तुमने तो आने की खबर भी नहीं दी। मम्मी, अपने ही घर में आने के लिए क्या खबर देनी पड़ती है? क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बस तुझे अचानक आया देखकर मैं थोड़ा घबरा गई थी, कहीं दामाद जी। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, सब सही है वहाँ, और मैं भी। वैसे आपके दामाद जी पापा जैसे नहीं, फिक्र है उन्हें मेरी। पापा तो तेरे भी बुरे नहीं थे, वो तो बस थोड़े कमज़ोर दिल के निकले, समाज से डर गए, वरना प्यार तो बहुत करते थे मुझे भी, और तुम बच्चों से भी। तपस्या की मम्मी अपने पति की बड़ाई करते हुए बोली। हद है मम्मी, पापा ने आपको दुनिया के ताने सुनने के लिए अकेला छोड़ दिया, फिर भी आप उनकी बड़ाई कर रही हो। अगर मेरा पति ऐसा हो तो मैं कभी उसका मुंह ना देखूं। बेटा, भगवान ना करे कभी तुझे ऐसे दिन देखने पड़े। भगवान तेरी और अवधेश की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। एक बात कहूँ बेटा, तेरी शादी को साल भर होने को आया, इस दौरान मेरे ख्याल से तू ये अच्छी तरह समझ गई होगी कि हम औरतें की जिंदगी में पति का कितना महत्व है। पति कैसा भी हो, लेकिन पत्नी के सिर का ताज होता है वो, उसके बिना समाज में कहाँ इज्जत, और ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। क्या कभी अवधेश तुमसे नाराज नहीं होता? क्या तुम दोनों के बीच छोटी मोटी बातों पर तकरार नहीं हुई होगी तो बता। क्या तूने गुस्से में उसे कभी बुरा भला नहीं कहा, उसके लिए बुरा सोचा? नहीं ना, तो मैं कैसे? माना तेरे पापा मुझसे बीच दोराहे पर छोड़कर चले गए, लेकिन मैं हैं तो मेरे पति ही ना। उन्होंने मुझे दुनिया की नजरों में सही ना, लेकिन पत्नी का दर्जा तो दिया, माँ बनने का सुख तो दिया, और उन्हीं से तो तेरे जैसी बेटी मुझे मिली, जिसने मेरा जीवन तार दिया। कभी था मुझे उनसे गिला शिकवा, लेकिन अब नहीं। बस वो बने रहें, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, मेरे माथे का सिंदूर सजा रहे, इससे ज़्यादा मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी अब तो दामाद जी की कृपा से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तपस्या की माँ अपनी बात रखते हुए बोली। तपस्या ने आगे इस बात पर बहस करना उचित नहीं समझा। किसी हद तक सही तो कह रही थी माँ। अवधेश के साथ बेशक से उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन जब से उसने उसकी मांग में सिंदूर सजाया है, दिल से उसे चाहने लगी थी। अवधेश उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उसे प्यार नहीं करता, तो क्या हुआ, वो तो करती है। चाहकर भी उसके बारे में और उसके लिए बुरा नहीं सोच सकती। और कल ही तो उसने कैसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। इसके बावजूद वो अपनी मम्मी के सामने उसकी कितनी बड़ाई कर रही थी। सही ही कह रही है मम्मी, हम स्त्रियां दूसरों के सामने कभी अपने पति की बुराई कर ही नहीं सकती। मम्मी, अवंती कहाँ है, सो रही है क्या अभी तक? तपस्या ने घर के अंदर नजर दौड़ाते हुए कहा। नहीं, वो तो आज जल्दी ही चली गई थी। कहाँ मम्मी? अपनी कोचिंग। लेकिन मम्मी, आज तो संडे है, आज तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहते हैं। फिर तपस्या अपनी मम्मी की तरफ प्रश्नभरी नजरों से देखते हुए बोली। अच्छा, तो अपने दोस्त के घर पढ़ने गई होगी। तपस्या की मम्मी ने ना चाहते हुए भी मुंह से ये बात निकल गई। किस दोस्त के घर? पता नहीं बेटा मुझे, लेकिन तू उसकी क्यों जासूसी कर रही है? आजकल वो बहुत पढ़ती है, देखना इस बार किसी न किसी इम्तिहान में ज़रूर अव्वल आएगी। देख, बातों के चक्कर में तेरे लिए चाय बनाना भी भूल गई। तपस्या की मम्मी बात बदलते हुए बोली। मम्मी, आज आपकी इच्छा हाथों की चाय पीने का मन है। इतनी सी बात, मैं अभी बना कर लाती हूँ, कुछ खाएगी भी क्या? हाँ मम्मी, जो आपका मन करे बना दो, बस थोड़ी देर रुक, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थोड़ी ही देर में तपस्या
कि माँ उसके लिए चाय और आलू के पराठे बनाकर ले आई। उन्हें देखते ही तपस्या बच्चों की तरह खिल गई। अरे मम्मी, आज तो मैं कुछ और भी मांग लेती तो मुझे वही मिल जाता। आज मेरा सचमुच आलू के पराठे खाने का मन था। तपस्या पराठा खाते हुए बोली। अरे बेटा, तेरे घर तो कितने नौकर चाकर हैं, बनवा लेती। नहीं मम्मी, आपके हाथों के खाने का मन था। माँ के हाथों जैसा स्वाद कहीं नहीं। तपस्या चटकारे लेते हुए बोली। तपस्या 2 घंटे वहाँ रुकी, अपनी मम्मी से बात कर खुद को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। चलती हूँ मम्मी, क्यारा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है बेटा। तपस्या जैसे ही चलने लगी तभी अवंती एक लड़के के साथ अंदर दाखिल हुई। तपस्या को अचानक सामने खड़ा देख अवंती चौंक गई। तपस्या से सामना होते ही उसने अपनी नसें झुका ली। उससे कुछ कहते नहीं बना। तपस्या ने भी इस समय कुछ और कहना सही नहीं समझा और उन दोनों पर सरसरी नजर डाल चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अवंती की सांस में सांस आई। इधर अवधेश की मम्मी देख रही थी कि अवधेश सुबह से परेशान था। क्यारा के साथ भी खेलने में उसका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने बहाने से क्यारा को तारा के साथ भेज दिया। क्यारा के जाने के बाद अवधेश भी अपने कमरे में आ गया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। पीछे पीछे अवधेश की मम्मी भी उसके कमरे में आ गई। अपनी मम्मी को कमरे में आया देख अवधेश उठ बैठा। मम्मी, कुछ काम था क्या? मुझे बुला लिया होता नीचे। कुछ काम होगा क्या? तभी अपने बेटे से बात करूंगी। बस मन की आज तेरे साथ बैठ कुछ बातें करूं। बहुत दिन हो गए माँ बेटे को मन की बातें करे, और फिर बहू के पीछे से बेटे से बातें करने का मज़ा ही कुछ और है। अवधेश की मम्मी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। अपनी माँ के पास तो मुस्कुराते हुए अवधेश ने कहा, मम्मी आप भी ना। उसकी मम्मी वहीं बिस्तर पर उसके पास बैठ गई और फिर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। क्या बात है बेटा, सुबह से देख रही हूँ तो कुछ परेशान सा है। क्या अपनी माँ को नहीं बताएगा? बहू से भी पूछा तो उसने भी टाल दिया। माँ, कुछ बात होगी तो बताऊँ ना। आप बेकार में चिंता कर रही हैं। सचमुच ज़रा मेरी आंखों में आंखें डाल करके है। छोटी से छोटी परेशानी में अपनी मम्मी से सलाह लेने वाला मेरा बेटा लगता है शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया या हम उसके लिए पराए हो गए। फिर थोड़ा रुकते हुए अवधेश की मम्मी आगे बोली। देखो बेटा, नई नई गृहस्थी है तेरी, एक दूसरे को समझने में समय तो लगता ही है। वैसे जहाँ तक मैंने तपस्या बहू को समझा और जाना है, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। अगर फिर भी उससे कोई भूल हो गई हो तो उसे प्यार से समझा सकती हो। नहीं मम्मी, तपस्या वाकई में बहुत समझदार है। शादी को इतने दिन हो गए लेकिन उसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर बेटा, मम्मी मेरी परेशानी का कारण है मैं खुद हूँ। मतलब मैं समझी नहीं बेटा। मम्मी, हर पत्नी अपने पति से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। हाँ बेटा, वो तो है, और ये भी मुझे पता है कि उसकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी नहीं होंगी। बहुत समझदार पारिवारिक लड़की है जो रिश्तों के प्रति समर्पित है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा ही समर्पण वो मुझसे चाहती है। बहुत बड़ी चाहत तो नहीं बेटा बहू की, हर पत्नी यही कामना करती है। मम्मी, मैं समझता भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अंजलि की यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। बहुत कोशिश करता हूँ कि तपस्या को उसके हिस्से का प्यार दे सकूँ, लेकिन बस यही कारण था मम्मी कि मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन पापा की शर्त के कारण मुझे मजबूरन। अवधेश कहते कहते रुक गया। अच्छा, ये शादी तूने अपने पापा की शर्त के कारण की है? हम तो सोचते थे हमारी खुशी के लिए। खैर बेटा, गलती तो तूने की है, अपना फ़ायदा देखा, लेकिन तपस्या, उसका क्या? तुम पुरुष हमेशा अपना फ़ायदा देखते हो, एक स्त्री का मन पढ़ने की कभी कोशिश नहीं करते। अवधेश की मम्मी थोड़ा उदास होते हुए बोली। मम्मी, आप भी तो समझो, मैं किस मानसिक अंतर्द्वंद से गुजर रहा हूँ, क्या करूँ मैं? अवधेश थोड़ा परेशान होते हुए बोला। बेटा, अंजलि तेरा गुजरा हुआ कल थी, और मैं ये नहीं कहती तो उसे भूल जा। पहली पत्नी और पहला प्यार है वो तेरा। जब तक वो जीवित रही तूने उसके प्रति एक प्रेमी और पति का फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन बेटा अब तपस्या तेरी पत्नी है, उसके प्रति भी तो तेरे फर्ज हैं। उसने तो आते ही तेरे मम्मी पापा से लेकर क्यारा की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। एक सगी माँ से बढ़कर क्यारा को प्यार करती है वो, और हमें भी। हमें तो उसके कारण मानो नया जीवन मिला हो। बेटा, पुरानी यादों को अपने सीने में संजो कर रख और अपने आज में जी, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा तेरा और तेरे साथ साथ तपस्या का। और तुम दोनों की खुशी में ही हम सबकी खुशियाँ छुपी हैं, ये तो मुझे पता ही है। क्या नहीं चाहता तेरी मम्मी पापा कुछ साल और हंसी खुशी तुम दोनों के साथ जीवन के जितने पल बचे हैं गुजारे? बेटा, मत सजा दो खुद को और बहू को। तेरे पास भी और तेरे मम्मी पापा क्यारा और अंजलि की यादें हैं, लेकिन तपस्या इस घर में किसके सहारे जिए? शादी के बाद हर लड़की मायके से पराई हो जाती है। ससुराल के रिश्ते ही उसके अपने होते हैं, और यहाँ भी अगर उसे पराया कर दिया जाए तो वो कहाँ जाएगी? तू समझ रहा है ना बेटा? जितने जल्दी इन बातों को समझ जाएगा, नया जीवन आसान हो जाएगा। अवधेश की मम्मी से समझाते हुए बोली। मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बातों पर अमल कर सकूं। अवधेश की मम्मी उसके सर पर हाथ रख बाहर आ गई। अपनी मम्मी के जाने के बाद अवधेश उनकी बातों पर आत्ममंथन करने लगा। कुछ देर बाद उसे नीचे से क्यारा के चहकने की आवाज़ें आने लगी। अवधेश शायद समझ गया था कि अब तपस्या अपनी मम्मी के घर से लौट आई है। कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? शुरुआत तो करनी ही होगी अवधेश ठाकुर तुम्हें।
बहुत दिल दुखा चुकी तपस्या का, जब तक वो साथ है कोशिश करूंगा, अवधेश ठाकुर खुद से वादा करते हुए बोला। कुछ देर बाद तपस्या ऊपर आई तो अवधेश मुस्कुराते हुए बोला, और वहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक है, तपस्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। अवंती की पढ़ाई कैसी चल रही है? अवंती का नाम सुन तपस्या को एकदम से उस लड़के की याद आ गई। कौन होगा वो लड़का जिसे अवंती घर तक ले आई? हाँ, उसका दोस्त ही होगा, वो बिना वजह उस पर शक कर रही हूँ। कोचिंग का ही कोई लड़का होगा, लेकिन अगर दोस्त था तो अवंती और वो लड़का उसे देख इतना घबरा क्यों रहे थे? अवंती ने मुझे मिलवाया क्यों नहीं उससे? हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं गलत राह पर तो कैसे पता करूं, किससे कहूं? मम्मी से कहूंगी तो उल्टा मुझे ही सुनाएगी अवधेश। उसे तो वो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। हाँ, अवधेश से अब वो ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखेगी। आज सुबह के बाद उसने खुद से वादा कर लिया था, इसीलिए उसने इस बारे में अवधेश से कोई जिक्र नहीं किया और बात को छुपाते हुए बोली, हाँ, पढ़ाई सही चल रही है उसकी, ध्यान दे रही है वो अपनी पढ़ाई पर। कहकर तपस्या ने वार्डरोब से चेंज करने के लिए अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो अवधेश ने उससे कहा, तपस्या चलो शाम को कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, कितने बजे? 5 बजे के आसपास चलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। ठीक है, मैं कियारा को तैयार रखूंगी। कियारा नहीं, बस हम दोनों। अवधेश की बात सुन तपस्या ने उसकी तरफ सरसरी सी नजर डालते हुए कहा, नहीं अवधेश जी, कियारा अकेले बोर हो जाएगी, वैसे उसे भी काफी दिन हो गए बाहर गए, इस बहाने वो भी घूम लेगी। अवधेश का जवाब सुने बगैर तपस्या बाहर आ गई। तपस्या की बेरुखी का कारण अवधेश समझ गया था, लेकिन कहता भी क्या? अगर तपस्या की जगह वो होता तो शायद वो उससे बात भी ना करता। तपस्या तो फिर भी सामान्य रहने की कोशिश कर रही थी। उस दिन के बाद अवधेश काफ़ी बदल गया था। वो तपस्या को खुश रखने की भरसक कोशिश करने लगा था। वो ऑफिस से भी कई बार तपस्या को फ़ोन कर उसका हाल चाल पूछ लेता। कितनी बार आते हुए तपस्या के लिए कभी फूल तो कभी गजरा लेकर आता। तपस्या को भी अवधेश का ये बदला हुआ रूप अच्छा लग रहा था। उसका भी मन करता था कि अवधेश से खुलकर बातें करे, हंसे, एक पति पत्नी की तरह दोनों हंसी ठिठोली करें, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। अवधेश ने उसकी भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुंचाई थी। और सबसे बड़ी बात है, खुश होकर क्या करेगी? 2 साल बाद तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सच्चाई उसे ज़मीनी हकीकत पर लाकर पटक देती और वो चाहकर भी इन खुशियों में दिल से शामिल ना हो पाती। हाँ, अपने सीने में उठते तूफानों को दबाकर वो इस बीच अवधेश के प्रति एक पत्नी का फर्ज बखूबी निभा रही थी। इस दौरान दोनों में कई बार संबंध बने, लेकिन हर बार बिस्तर पर तपस्या का शरीर होता आत्मा नहीं। आज तपस्या का सिर सुबह से बहुत भारी था और जी भी बहुत मिटा रहा था। सुबह से लेकर अब तक वो कई बार उल्टियाँ कर चुकी थी। उसकी हालत खराब देख अवधेश बहुत घबरा गया। उसने अपनी माँ को बताया और माँ के कहने से उसने अपनी फैमिली डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया। तपस्या का चेकअप करने के बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आई, सबकी नजरें उसके चेहरे पर ही थी। डॉक्टर, क्या हुआ तपस्या को? क्यों इतनी उल्टियाँ कर रही है? वो तो बाहर का कुछ भी नहीं खाती फिर? अवधेश चिंता करते हुए बोला, हाँ डॉक्टर, बहू सचमुच बाहर का कुछ नहीं खाती, हमेशा घर का ही बना ही खाती है, यहाँ तक कि हमें भी बाहर का खाना खाने से मना करती है। तपस्या के ससुर भी चिंतित होते हुए बोले। उन सब की बात सुन डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर रायचंद जी और मिस्टर अवधेश ठाकुर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तपस्या बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर इतनी उल्टियाँ? मिठाई खिलाइए मिस्टर रायचंद ठाकुर जी, आप फिर से दादाजी और मिस्टर अवधेश ठाकुर अब पापा बनने वाले हो। डॉक्टर की बात सुन सभी खुशी से झूम उठे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच डॉक्टर? सबने एक साथ कहा। डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी। बैठिए डॉक्टर, मुँह मीठा कराए बगैर हम आपको जाने नहीं देंगे। अवधेश की मम्मी, जल्दी से चाय पानी का इंतजाम कीजिए। अवधेश के पापा खुशी से झूमते हुए बोले, नहीं चाय नहीं पीऊँगी, अभी क्लिनिक में और भी पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुँह मीठा ज़रूर करूँगी। अवधेश की मम्मी ने अंदर जाकर तपस्या का माथा चूम लिया और उसके ऊपर से ढेर सारे रुपयों से उसकी नज़र उतारकर घर के नौकरों में बांट दी। अवधेश पास खड़ा तपस्या को प्यार से निहार रहा था। उसे ऐसे निहारते देख तपस्या की नज़र शर्म से झुक गई। तपस्या के प्रेग्नेंट होने के बाद घर वाले उसका पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगे। यहाँ तक कि छोटी सी कियारा भी अब उसे ज़्यादा तंग ना करती, बल्कि बड़ों की तरह देखा देखी खुद भी उसकी देखभाल करने की कोशिश करती, जिसे देख कई बार तपस्या को हंसी भी आ जाती। तपस्या के साथ उसे खान पान से लेकर इस समय सेहत से जुड़ी छोटी छोटी बातें एक बेटी की तरह उसे समझाती। अपनी प्रेगनेंसी के बाद सबसे ज़्यादा बदलाव उसने अवधेश में महसूस किया। देर तक ऑफिस में रहने वाला अवधेश अब समय से घर आ जाता और घर आने के बाद उसके इर्द गिर्द ही रहता। ऑफिस से कितनी ही बार फ़ोन कर उसके खाने पीने के बारे में पूछता और आराम करने की सलाह देता। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का मालिक ज़्यादा छुट्टियाँ तो ले नहीं सकता था। हाँ, अपने काम के घंटे उसने कुछ सीमित कर लिए थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तपस्या के साथ बिताना चाहता था।
यहाँ तक कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी अवधेश ही उसे लेकर जाता। तपस्या को अवधेश के अपने प्रति यह फिक्र, प्यार और अपनापन बहुत ही अच्छा लग रहा था। कितना भी अपने आप को कठोर बनाने की कोशिश करती, लेकिन इस समय मिल रहे अवधेश के निश्चल प्रेम के आगे वो पिघल ही जाती। भूल जाती कि ये उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसकी अवधि के 1 साल से भी कम रह गई है। कई बार उसे लगता अवधेश की उससे प्रति इतनी फिक्र शायद उसके पेट में पल रहे उसके अंश के कारण ही है, वरना इससे पहले तो कभी अवधेश को उसे इतना टूटकर नहीं चाहता था। और शायद उस बच्चे के दुनिया में आने के बाद अवधेश फिर से वही पहले वाला अवधेश ठाकुर बन जाए। ये विचार कई बार उसे गाहे बगाहे उसे बहुत दुखी कर जाते थे, लेकिन तपस्या जल्दी ऐसे नकारात्मक विचारों को झटक देती, क्योंकि उसने अपने सास से सुना था कि इस समय हम जैसा सोचते हैं, रहते हैं और खाते पीते हैं, उसी का असर हमारे बच्चे पर भी पड़ता है। तपस्या ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती, उसका आगे जो हो, लेकिन वो अपने गर्भ में पल रहे उस मासूम को इन सबसे दूर खुशियों की दुनिया देना चाहती थी। आज तपस्या अवधेश के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही थी। रास्ते में रेड लाइट पर काफ़ी जाम था। वो खिड़की से बाहर देखने लगी, तभी उसकी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जो उस दिन अवंती के साथ आया हुआ था। लड़का आइसक्रीम खरीद रहा था और आइसक्रीम खरीद कर उसने कार के साथ खड़ी एक युवती जो प्रेग्नेंट थी उसे दी। तपस्या ने जल्दी से अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींची और उसके बाद वो दोनों पास खड़ी गाड़ी में बैठकर चले गए। तपस्या ने कार का नंबर भी नोट कर लिया। अवधेश को उसे ये करते देख बड़ी हैरानी हुई। तपस्या, ये क्या बचपना था? क्या तुम उन्हें जानती हो? हाँ भी और नहीं भी। मतलब? अवधेश का सवाल सुन तपस्या ने उसे सारी बातें बताई। सुनकर अवधेश के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई। अवधेश जी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वैसे मैं नहीं चाहती थी कि आपको परेशान करूं, लेकिन आज ये सब देखकर। अवधेश जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? प्लीज़ पता लगाइए ये लड़का कौन है और उसके साथ वो प्रेग्नेंट लेडी कौन थी और क्या रिश्ता है दोनों में। तपस्या चिंतित होते हुए बोली। तपस्या, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगा, अवधेश ने उसे समझाया। अवधेश का जवाब सुन तपस्या मुस्कुरा दी, लेकिन किसी अनहोनी आशंका को लेकर उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। चेकअप के बाद वो घर लौट आई, लेकिन उसका मन अवंती के बारे में ही सोच रहा था। शाम को कुछ देर के लिए वो अपनी सास को बताकर अपनी माँ से मिलने चली गई। तपस्या को देख उसकी मम्मी बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरे ही पल चिंता जताते हुए बोली, बेटा, ऐसी हालत में ज़्यादा कहीं आना जाना ठीक नहीं। तेरा मन था तो मुझे बुला लेती। आपकी बात ठीक है मम्मी, लेकिन डॉक्टर लंबे सफ़र के लिए मना करते हैं। आप कौन सा ज़्यादा दूर रहते हो? आज मन बहुत कर रहा था आपसे मिलने का, इसीलिए चली आई। तपस्या अपनी माँ की चिंता देख मुस्कुराते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है। अच्छा बता, क्या बनाऊँ तेरे लिए? बस कुछ नहीं मम्मी, खाकर चली हूँ, अभी मन नहीं। मैंने कहा ना, बस आप दोनों से मिलने का मन था। अवंती अभी आई नहीं अपनी कोचिंग से? तपस्या ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। कोचिंग से तो कब की आ गई, लेकिन अपने दोस्त के साथ किसी ज़रूरी काम से बाहर गई है। कौन सा दोस्त? तपस्या ने हैरानी से पूछा। अरे कौन से उसके ज़्यादा दोस्त हैं, गिनती के चुनिंदा दोस्त हैं उसके। और हाँ, वही दोस्त जब पिछली बार तुम घर पर आई थी, देखा तो था उसे। बहुत ही अच्छा लड़का है, शक्ल सूरत से तो लगता है कि किसी अच्छे घर का होगा। बहुत फिक्र करता है हमारी और साथ ही अवंती की भी। इस बात पर उसकी माँ ने कुछ ज़्यादा ही जोर देते हुए कहा। हाँ, देखने में तो ठीक ठाक ही है। क्या कभी उसके घर वालों के बारे में बात हुई? तपस्या ने उस लड़के के बारे में अपनी माँ से जानना चाहा। मैं क्या बताऊँ, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अवंती को जानकारी हो तो पता नहीं। कौन सा रोज़ आता है वो, कभी कभार अवंती को छोड़ने ही आ जाता है। बहुत ही अच्छा स्वभाव है उसका। तपस्या की माँ भी बता ही रही थी कि अवंती उस लड़के के साथ हंसते हुए अंदर दाखिल हुई। तपस्या को आज फिर से सामने देख अवंती के साथ साथ वो लड़का भी सकपका गया। अवंती कुछ संभलते हुए बोली, दीदी आप कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। तुम कहाँ से आ रही हो? और ये? बस मार्केट तक गई थी दीदी, कुछ बुक्स चाहिए थी। और हाँ, ये इनको तो आपने पहले भी देखा था, इनसे मिलिए, मिस्टर विकास। इन्हीं की कोचिंग में तो मैं क्लास लेती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन ये अपनी कोचिंग क्लासेस छोड़कर इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? तपस्या प्रश्न भरी नजरों से उस युवक की तरफ देखते हुए बोली। उस लड़के के साथ साथ अवंती को भी तपस्या का यह सवाल अच्छा नहीं लगा। अच्छा अवंती, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बेटा, घर तक आए हो तो चाय तो पीकर जाना, तपस्या की माँ ने कहा। नहीं आंटी जी, फिर कभी, कहकर वो युवक तेजी से बाहर निकल गया। दीदी, ये कौन सा ढंग था घर आए मेहमान से बात करने का? माना आप बहुत बड़े खानदान की बहू हो, लेकिन हम लोगों की भी तो कोई इज्जत है। नाराज़ कर दिया ना आपने उन्हें, अवंती गुस्सा होते हुए बोली। मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी? मैंने तो एक सामान्य सी बात कही थी। वैसे तुम क्यों इतना नाराज़ हो रही हो? एक मोटी रकम देती हो, कोई फ्री में तो पढ़ नहीं रही तुम। तपस्या बेपरवाही से बोली। दीदी, यहाँ पैसों की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, मैं फीस देती हूँ, लेकिन फिर भी दोस्त हैं वो मेरे। अच्छा, तो वो तुम्हारे दोस्त हैं? दोस्ती है या कुछ और भी रिश्ता? तपस्या अवंती की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखती हुई बोली। दीदी, आप हद से आगे बढ़ रही हो। सुनकर अवंती गुस्से से बोली।
हद से आगे बढ़ने वाली क्या बात है अवंती, मैं तो बस जानना ही चाहती हूँ। अगर कुछ और बात है तो साफ साफ बताओ, इससे बात आगे बढ़ाई जा सके। बस हाँ है तो, अवंती थोड़े तल्ख आवाज़ में बोली। तो अच्छी बात है ना, फिर कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। आखिर बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। वैसे इसके घर परिवार में कौन कौन है? तपस्या ने इस बार में थोड़ा प्यार से अवंती से पूछा। अवंती इस बार थोड़ा नरम पड़ते हुए बोली, एक बहन और मम्मी पापा हैं जो गाँव में रहते हैं। यहाँ ये अकेला ही रहता है, पर घर तो अभी है नहीं, लेकिन जल्द ही लेने की सोच रहा है। तुम्हें पसंद है? तपस्या ने पूछा। उसके बाद सुन अवंती की नजरें झुक गई। ठीक है, मैं तेरे जीजा जी से बात करती हूँ। उसके बाद सुन अवंती का चेहरा खिल गया और वो भी खुश होते हुए बोली, सच्ची दी? तपस्या ने हाँ में सिर हिला दिया। एक बात तो पूछना भूल ही गई, तुम्हें इससे शादी करना चाहती है या उसका इरादा भी है? बिल्कुल दी, उसी ने तो बात आगे बढ़ाई थी। मेरी बहुत इज्जत करता है। करे भी क्यों ना, आफ्टर ऑल मैं बिजनेस टाइकून मिस्टर अवधेश ठाकुर की इकलौती साली साहिबा हूँ। अवंती इतराते हुए बोली, उसे पता है तुम्हारे जीजा जी के बारे में? तपस्या ने हैरानी से पूछा। उसे क्या सबको पता है? जजी का तो नाम ही काफ़ी है, अवंती हंसते हुए बोली। अवंती की बातें सुन तपस्या कुछ नहीं बोली और दो चार बातें कर वो अपने घर वापस आ गई। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। देखा कमरे में अवधेश कुछ परेशान सा बैठा था। क्या बात है अवधेश जी, आप इतने परेशान क्यों हो? ओह तपस्या, तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई खास काम? हाँ कहते हुए अवधेश ने उसे ही एक सांस में सारी बातें बता दी। सुनकर तपस्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या वो लड़का शादीशुदा है? उसके साथ जो लड़की थी वो उसकी वाइफ थी? ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा! लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तपस्या हैरान होते हुए बोली। तपस्या, वो लड़का अपने कोचिंग सेंटर में आने वाली लड़कियों को ऐसे ही झांसे में लेता है, और जो उसकी पत्नी थी वो भी कुछ इसी तरह उसके झांसे में आई थी। लेकिन उस लड़की के परिवार वाले दबंग निकले, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उससे शादी करनी पड़ी। अवधेश ने समझाया। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई, फिर इस तरह क्यों? पैसों के लिए? शादीशुदा लोग इस तरह के काम नहीं करते। पता चला है कि वो लड़कियों की अश्लील वीडियो बना उसको ब्लैकमेल करता है। ऐसे केसेस में ज़्यादातर लड़कियां और उसके परिवार वाले बदनामी के डर से चुप ही साथ देते हैं और चुपचाप पैसे देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, वो लड़का 1-2 साल से ज़्यादा टिककर ही नहीं रहता। इसके इंस्टीट्यूट की फ़ीस कम है, इसीलिए ज़्यादातर लड़कियाँ इसके झांसे में आ जाती हैं। वैसे उसने IIMA से पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी और मेहनत से ज़्यादा बैठे बिठाए इसमें पैसे नजर आए। अवधेश ने उस लड़की के बारे में सब कुछ तपस्या को बताया। हे भगवान, अवधेश कैसे अवंती को उसके बारे में बताऊं? और बता भी दिया तो वो कौन सा मेरी बात पर यकीन करेगी? आज भी नाराज़ हो गई थी मुझसे जब मैंने उस लड़की के बारे में थोड़ा तफ्तीश करनी चाहिए। तपस्या दुखी होते हुए बोली। परेशान मत हो तपस्या, इसके लिए हमें थोड़ा धीरज से काम लेना पड़ेगा। सुना नहीं, प्यार अंधा होता है, और यहाँ तो अवंती की उम्र भी कम है। और जैसा कि तुमने बताया उस लड़की को मेरे बारे में सब पता है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि वो अवंती से नज़दीक के इसीलिए ही बढ़ा रहा है। और अब मेरी समझ में आ रहा है कि अवंती बार बार मुझसे पैसे क्यों मांगा करती थी। बस एक बात का डर है कि इस बीच कहीं उसने अवंती से। अवधेश अपनी बात कहते कहते रुक गया। नहीं नहीं अवधेश जी, हमें अवंती पर पूरा विश्वास है। माना वो तेज़ है, वो मुंहफट भी है, लेकिन उसे अपनी लक्ष्मण रेखा पता है। भगवान करे ऐसा ही हो। अवधेश लंबी सांस छोड़ते हुए बोला। हाँ अवधेश जी, अवंती की आंखों पर बंधी पट्टी खोलने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। तपस्या अवधेश की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हुए बोली। वैसे मैंने कुछ सोचा है तपस्या। अवधेश तपस्या की तरफ देखते हुए बोला। क्या? अवधेश ने तपस्या को जो बताया उसे सुनकर तपस्या की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन तपस्या सुबह जल्दी ही अपनी माँ के घर पहुंच गई। उसे इतनी जल्दी आया देख माँ के साथ साथ अवंती भी चौंक गई। तपस्या, इतनी सुबह, सब ठीक तो है ना? माँ ने आशंका भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है। आप बात बात पर घबराती बहुत हो। आज आपके हाथों के गरबा गरम आलू के पराठे खाने का बड़ा मन था, इसीलिए सुबह सुबह चली आई। और हाँ अवंती, एक खुशखबरी भी है तेरे लिए। जल्दी से बताओ ना दी, अवंती ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, नाश्ता करते हुए। ठीक है दीदी, मम्मी के साथ उनकी हेल्प करा देती हूँ। अवंती कुछ कुछ समझ तो गई थी कि उसकी बहन किस बारे में बात करने आई है, इसीलिए ही वो अपनी बहन की खुशामद कर रही थी। थोड़ी ही देर में चाय पराठे के साथ साथ हलवा भी तैयार था। ये ले तपस्या, खाकर बता कैसे बने हैं। माँ अपने लिए भी ले आओ, सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे। कितने दिन हो गए हैं हम इकट्ठे बैठकर खाए। तपस्या की बात सुन ही अवंती सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। हाँ तपस्या, अब बता क्या खुशखबरी है। तपस्या की मम्मी चाय का घूंट भरते हुए बोली। मम्मी, मैंने अवधेश जी से उस लड़की के और अवंती के रिश्ते के बारे में बात की है। उन्होंने ये कहते हुए सहमति दे दी कि लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और काम भी ठीक ठाक कर रहा है। अगर अवंती को पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। सच थी? अवंती चहकते हुए बोली। हाँ, लेकिन तेरे जीजू कह रहे थे कि अभी सगाई कर लेते हैं, शादी मेरी डिलीवरी के बाद। आफ्टर ऑल मैं भी तो अपनी बहन की शादी में सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर डांस करना चाहती हूँ, जो भी तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए बहना, शादी के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा।
तुझे मंजूर है? ओह दी, कैसी बातें कर रही हो आप? अवंती शर्माते हुए बोली। अच्छा सुन, लड़का तो हमारा देखा भाला है, अब ज़्यादा देर न करना सही नहीं। 10 दिन बाद तेरे जीजू काम के सिलसिले में विदेश जा रहे हैं और 15 दिन बाद लौटेंगे, और उसके बाद में डिलीवरी की डेट पास आ जाएगी। तो कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर अंदर सगाई कर लेते हैं। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी सब इंतजाम कैसे होंगे? अवंती की बात चिंतित होते हुए बोली। मम्मी आप इसकी फिक्र मत करो, अवधि जी सब अरेंज कर लेंगे। और हाँ अवंती, क्या नाम है उस लड़के का? हाँ याद आया, विकास। तुम विकास से कह देना कि उसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब अरेंजमेंट हो जाएगा, बस अपने मम्मी पापा को बुला ले। ओ दीदी, मेरी प्यारी दीदी, आप कितनी अच्छी हो, मेरे बारे में कितना सोचती हो। अवंती खुशी से उसके गले लगते हुए बोली। उसका लाड़ प्यार देख तपस्या बस मुस्कुरा भरती। आज अवंती और विकास की सगाई थी। अवधेश ने सगाई का अरेंजमेंट अपने फार्म हाउस पर ही किया था, जिसमें घर के ही चुनिंदा लोग थे। थोड़ी ही देर में विकास अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। तपस्या और उसकी माँ उसका स्वागत करते हुए उसे अंदर लेकर गई और उसे बैठाते हुए पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा पीछे आ रहे हैं क्या? नहीं आंटी जी, पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए मम्मी को भी रुकना पड़ा। ओह बेटा, घर का कोई बड़ा तो होना चाहिए। आंटी जी आपको पता है ना, आजकल कौन किसे देखकर खुश है, फिर भीड़ बढ़ाने से क्या फ़ायदा। हाँ ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, यही सब मेरे सब कुछ है, इसीलिए इन्हीं लेकर आया हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? विकास सफाई देते हुए बोला। नहीं नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, सही कह रहे हो तुम, आजकल कौन किसी को तरक्की करते देख खुश होता है। तपस्या की मम्मी विकास की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। मम्मी चलिए पहले सगाई की रस्म पूरी कर ली जाए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, तपस्या ने कहा। बेटा दामाद जी को तो अभी तक नहीं आए, उनके बगैर। तपस्या की मम्मी आसपास देखते हुए बोली। मम्मी अभी उनकी मीटिंग खत्म हुई है, बस पहुंच ही रहे हैं, उन्होंने ही कहा है काम शुरू करवाने के लिए, तपस्या ने कहा। विकास फार्म हाउस की भव्यता और अरेंजमेंट देखकर मनी मन बहुत खुश था। अभी सगाई की रस्में शुरू ही हुई थी कि तभी वहां पर विकास की पत्नी अपने परिवार के साथ पहुंच गई और उसे अवंती के साथ बैठा देख हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक शादी के होते हुए दूसरी शादी? विकास की पत्नी गुस्से से बोली। एक बार तो विकास सहम गया, लेकिन फिर बात संभालते हुए बोला, किसकी शादी, कौन हो तुम? अच्छा कौन हूँ मैं, ये भी भूल गए? तुम्हारी पत्नी हूँ और ये मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा। मैं तो सोचती थी शादी के बाद तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, तुम तो कुत्ते की वो तुम हो जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। क्या बहके जा रही हो तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मेरी पत्नी हो? विकास ढिठाई से बोला। सबूत? अभी देते हैं तुझे सबूत। लड़की के घरवाले गुस्से से उसकी तरफ बढ़े। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सही तो कह रहे हैं विकास जी, कोई भी लड़की आकर कह देगी वो उसकी पत्नी है तो क्या वो उसकी पत्नी बन जाएगी? अगर सचमुच इनकी शादी विकास जी से हुई होती तो दिखाइए ना सबूत, वरना यहाँ से चुपचाप निकल जाइए। ये दबंगई कहीं और जाकर दिखाइए, ये सब करना हमें भी आता है। तपस्या गुस्से से खड़े होते हुए बोले। उसकी बात सुन उस लड़की के घर वालों ने शादी की एल्बम के साथ साथ कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी विकास के मुंह पर दे मारा, जिसे विकास ने जल्दी से फाड़ दिया। बेटा ये कॉपी थी, असली हमारे पास है, कहकर उस लड़की के घर वालों ने सबके हाथों में एक एक मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी पकड़ा दी। सभी हैरानी से विकास की तरफ आंखें फाड़े फाड़ कर देख रहे थे। अवंती को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। सच्चाई जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अवंती ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता ये लोग कौन है, यकीन मानो मेरा। विकास हड़बड़ाते हुए बोला। अवंती ने नफरत से विकास की तरफ देखा और अंदर चली गई। मिस्टर विकास, अवंती का जवाब सुन लिया आपने, अब आप जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? तपस्या व्यंग्य से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोली। पुलिस को आप नहीं, हम बुलाएंगे, और अब हम इसे देखना कैसे जेल की हवा खिलाते हैं। नहीं, ज़रूरत हमें ऐसे जागसाज इंसान की, हम अपनी बेटी को घर बैठा खिला सकते हैं, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं, विकास के पत्नी के घर वालों ने कहा। उनकी बात सुन विकास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके दोस्त तो कब के खिसक चुके थे। विकास अपनी पत्नी के पैरों में गिरते हुए बोला, कुसुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई, जो भी कुछ कहना हो कोर्ट में कहना। कहकर कुसुम और उसके परिवार वाले वहाँ से चले गए। अवंती और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन तपस्या, टू बी कंटिन्यूड।